क्या हाल है। तो चलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियर के बारे में देखेंगे और रिस्क असेसमेंट करेंगे। देखिए ठीक है, तो फर्स्ट सेफ्टी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से के द्वारा ये पीडीएफ पीपीटी प्रोवाइड कराई जा रही है आपको। ठीक है, तो जो भी कंटेंट दिया गया है ध्यान से समझिएगा ताकि एक भी सब्जेक्ट छूटे ना। ओके, तो चलते हैं एचएससी टेक्निकल ट्रेनिंग की ओर। व्हाट इज सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेफ्टी इंजीनियरिंग क्या होती है। सेफ्टी इंजीनियरिंग की डिफिनेशन ये आ गई, एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन व्हिच अश्योर दैट इंजीनियरिंग सिस्टम प्रोवाइड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निकल एरिया ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विद ए लॉन्ग हिस्ट्री। देखिए, इंजीनियरिंग एक ऐसा आश्वासन देता है जिससे कि हम पूरे सेफ्टी को लेकर के एक उस सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, एक सेफ्टी सिस्टम से उसको यूज़ करना है, ये हमें आश्वासन देता है। ठीक है, और इसमें जो टेक्निकल जो होता है इंजीनियरिंग जो होती है वो एक साइंस के द्वारा इतिहास से लिया गया है। ठीक है, ये सेफ्टी इंजीनियरिंग यानी कि ये सेफ प्रोसीजर होता है, काम कराने का सेफ प्रोसीजर होता है, वो सेफ्टी इंजीनियरिंग हो गई। तो अब तक नेक्स्ट हमारा है सेफ्टी इंजीनियरिंग। द पर्पज ऑफ द सेफ्टी इंजीनियरिंग टू कंट्रोल रिस्क टू रिड्यूसिंग और कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग इट। यानी कि अभी क्या कह रहा है, द पर्पज ऑफ द सेफ्टी, सेफ्टी का मेन पर्पज क्या है। मेन इंजीनियरिंग क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है, रिस्क को कंट्रोल करती है एंड रिड्यूस करती है यानी कि कम करती है, कम्प्लीटली एलिमिनेट भी करती है यानी उसे ख़त्म करती है खतरे को, वो सेफ्टी इंजीनियरिंग हो गई। इट आल्सो एम टू रिड्यूस द रेट ऑफ फेलर एंड फेलर डज इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटिंग। यानी ये हमें हानि न पहुँचाए, उससे पहले ही ये समझ जाती है खतरे को, ऐसा सिस्टम सेफ्टी इंजीनियरिंग में है। ओके दोस्तों, सेफ्टी इंजीनियरिंग यूजली बिगिंस ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ ए सिस्टम प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब इसको बनाया जाता है, कोई भी अगर मान लीजिए इक्विपमेंट बन रहा है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तो उससे पहले सेफ्टी प्रोवाइड उसे कर दी जाती है, उसके खतरे जान लिया जाता है। अनकम्पसेस एट लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ अप टू सेफ्टी इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रोजेक्ट। वो जो बनाया गया उससे डिस्पोज क्या होगा, उससे वेस्ट कितना होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, सबसे पहले एश्योर कर लेना है। ओके, इंश्योर कर लेते हैं ताकि खतरा ना हो। तो दोस्तों चलते हैं, देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हमारी सेफ्टी इंजीनियरिंग कौन सी आती है बेटा, फायर प्रोटेक्शन, फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग लॉस ऑफ फायर एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर एक्सप्लोजन एंड रिलेटेड हजार्ड्स। यानी कि जो मेन फोकस है ये फायर प्रोटेक्शन का, कभी क्या होता है आग यानी फायर को कंट्रोल करने का और प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, लाइफ डैमेज ना हो, उससे बचाने का कार्य ये फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी चाहे जितनी भी बड़ी फायर हो उसको इसके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा, इसके इक्विपमेंट के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा दोस्तों। सेफ्टी इंजीनियरिंग इन केमिकल में आपने देखा होगा कि केमिकल इंजीनियरिंग भी अलग सेफ्टी उसकी होती है। केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व प्लानिंग एंड डिजाइनिंग प्रोसेस दैट इक्विपमेंट ऑफ फॉर केमिकल। ये जो बनाया गया है इसके लिए इन्वॉल्व है, इसमें क्या प्लानिंग है कि यानी जितने भी केमिकल को सेफ प्रोसीजर पे काम कराते हुए इसमें एक सिस्टम होता है। मैनी केमिकल्स आर हजार्डस मटेरियल एंड मैनी प्रोसेसिव इन्वॉल्व्स हीट एंड फ्लेमेबल मटेरियल। इसमें क्या क्या रहते हैं, मैनी हजार्डस खतरनाक मटेरियल रहते हैं। ठीक है, मैनी प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व यानी पदार्थ बहुत ही एक केमिकल खतरनाक होते हैं, हीट होते हैं, फ्लेमेबल रखते हैं, गर्म होते हैं, और फ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ये केमिकल में। ठीक है, सेफ्टी इंजीनियरिंग सिविल में क्या होता है, ये कवर द डिज़ाइन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, डैम, वाटर डिपिंग etc। ये सिविल में क्या किया जाता है, ये पूरा डिज़ाइन किया जाता है, क्या पूरी जितनी फैसिलिटीज़ हैं मानव की, ह्यूमन बीइंग की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिज, डैम, वाटर पाइपिंग, जितना भी है सिविल के अंतर्गत आता है दोस्तों। इंश्योर, इसमें क्या है, ये सिविल इंजीनियरिंग में आपको कैसे सेफ्टी प्रदान करना है, इसका स्ट्रक्चर कोई तैयार करना है, तो सबसे पहले उसमें खतरा क्या है उसको इंश्योर करता है ये सेफ्टी। इंश्योर दैट द सेफ्टी फैसिलिटी आर स्ट्रक्चरल, साउंड एंड अर्थक्वेक रेसिस्टेंट एंड प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ द पब्लिक डेंजरस कंडीशन। ये भी पहचान लेता है ताकि कोई अर्थक्वेक आता है, ठीक है, यानी भूकंप आने से पहले इसको पहचान लेता है। सेफ्टी इंजीनियरिंग मैकेनिकल यानी कि मशीनरीज, टोटल जितनी मशीनरीज इनमें इन्वॉल्व है। कवर द डिज़ाइन ऑफ द मशीन, बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स एंड एलिवेटर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हेल्प सेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो भी
आपने सुना होगा कि जितने भी ये मैकेनिकल हैं इसमें क्या है, एक लोटो प्रोसीडर यूज़ होता है। लोटो मीन्स यानी जो सेफ्टी, अगर कोई मेंटेनेंस करते हैं तो उसके दौरान हम लोटो लॉग आउट टैग आउट लगाते हैं मेंटेनेंस के दौरान। इससे बहुत सारे रूल्स हैं, उनको यूज़ करके हम, जैसे कि इसमें दिया है मशीनरी, बॉयलर हो गया, प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस, दबाव व्हीसल टैंक हो गया, एलिवेटर हो गया, मैन्युफैक्चर प्रोसेस, ये सब हो गए इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अप्लाइंसेस यूज इसके द्वारा होते हैं। द डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, कंट्रीब्यूशन टू द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर्ड इक्विपमेंट एंड व्हीकल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट हैं इसको कैसे सेफ यूज़ कराया जाए बिना हानि के, वो एक ऐसा प्रोसेस प्रदान करता है। ठीक है, सेफ्टी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल, जैसे कि इंडस्ट्रियल में आपने देखा होगा, ये एक इंडस्ट्रियल आ गई, डील्स विद प्रोसेस एंड ऑपरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑफ इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट कंटेनमेंट, organize work at the help when make work environment safe, developing training in human performance topics such as safety and ऑर्गेनिमिक्स। ठीक है, यानी ये जो कंपनी में, इंडस्ट्री में आपने देखा हो बहुत मशीनरीज होती हैं, उनको कैसे प्रोडक्शन निकलता है, उसमें प्रोडक्शन के दौरान क्या क्या हजार्डस हो सकते हैं, उन हजार्डस को ये आइडेंटिफाई करता है सेफ्टी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी होती है। ठीक है, लाइक्स वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसके अंदर ट्रेनिंग कैसे देना है वर्कर्स को काम से पहले, ये पूरा इसमें होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। सेफ्टी इंजीनियरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, यानी बहुत सारे इसके साइकोलॉजी हैं, सेफ्टी में बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले रिलेबिलिटी इंजीनियरिंग हो गई, फिर इसके बाद क्या हो गया, एर्गोनॉमिक्स हो गया, मेडिसिन हो गई, लॉ हो गया, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स हो गई, इन्वायरमेंटल साइंसेज हो गया, मैनेजमेंट साइंसेज हो गई, इंजीनियरिंग साइंसेज हो गई, एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये इतनी हो गई, यानी कितनी, 2, 4, 6, 8, 9, ये सेफ्टी इंजीनियरिंग हो गई, सेफ्टी इंजीनियरिंग। अब इसकी हम हिस्ट्री दोस्तों देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी इंजीनियरिंग, इसकी हिस्ट्री कैसे है, कब से चल रही है। तो द फर्स्ट एज ऑफ सेफ्टी स्टार्टेड with the industrial revolution 1750 to 1760 and the invention of the steam engine। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का खोज किया था। उस दौरान से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो है ये बढ़ता चला रहा है, इसकी सेफ्टी को जो है तब से देखा चला रहा है। ठीक है, ताकि कोई भी मशीनरी अगर यूज हो रही है उसके सेफ्टी मेजरमेंट ज़रूर से ज़रूर देना है, अन्यथा काम नहीं करना है। इन्वेंशन टू द सेफ्टी मैनेजमेंट वाज टू इंश्योर दैट द टेक्नोलॉजी वाज सेफ टू यूज़, यानी कि फोकस ऑफ द सेफ्टी, इसका फोकस मेन मोटो क्या है, इसका जो मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले हमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको कैसे सेव किया जा सकता है, वो इसमें सेफ्टी मेजरमेंट दिया होता है दोस्तों। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स यूके, प्रोहिबिशन टू चाइल्ड लेबर वाज प्रैक्टिस्ड इन इंग्लैंड इन 1819, यानी कि जो इसमें दिया हुआ है, मना है किसका, लेबर चाइल्ड लेबर नहीं होगा, इंग्लैंड की यहाँ से लिखा गया है, 1819 इसका एक्ट है। ठीक है, द चिल्ड्रन हाफ टाइम वाज आल्सो पास्ड इन ब्रिटेन इन 1844 एंड इन 1874 10 आवर एक्ट वाज सिक्योर्ड वुमेन इन यूके। जो वुमेन यूके में क्या किया गया कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 आवर ड्यूटी चलेगी, इसके बाद नहीं होगा कुछ काम। द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हेल्थ एंड सेफ्टी लाइज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974, जो सेफ्टी एंड हेल्थ रहेगी किसके अंतर्गत आती है, ब्रिटिश हेल्थ के द्वारा लिया गया। यानी कि अगर आप एक हिसाब से देखें तो ये सब कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, यूके से, ये सब लिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि उसके सन अलग अलग दिए, 1819, 1844 एंड 1974। HSC हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव एंड द यूके स्टेटरी बॉडी ऑफ OSH। इसके बाद क्या है देखते हैं, इंडियन सेफ्टी एक्ट, जो इंडियन सेफ्टी एक्ट बना है दोस्तों, देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ से हमने लिया गया है। फैक्ट्री एक्ट जो है 1948, ये जो 1940 फैक्ट्री एक्ट है, जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट रहेंगे इसके द्वारा दिया जा सकता है। सेकेंड नंबर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996 BOCW। ओके,
यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, BOCW एक्ट जो 1996 है, ये इसके अंतर्गत आता है, बिल्डिंग वाला। फिर आता है तीसरा द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ओके, जो वर्कमैन का जो कंपनसेशन है वो 1923 के द्वारा आता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है 2003। ओके, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 हो गया एंड 1996 हो गया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। तो और द वर्क्समैन कंपनसेशन हो गया 1923 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए 1986 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हो गया। द फैक्ट्री एक्ट 1881 एंड 1891 इन इंडिया। द फैक्ट्रीज एक्ट 1911 वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़। ओके दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी रिलेटेड एक्ट, जो सेफ्टी रिलेटेड एक्ट है वो कहाँ से लिया गया देखते हैं। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 इज कोड टू consolidate and amend the law regulating the occupational safety and health and working condition of the person employed in an established. The act replaced 13 old central labor law. Okay, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको कब से लिया गया ये भी देखते हैं। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी विच वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Ministry of Labor and Employment, 4 March 1966 to generate, develop and sustain voluntary movement on health, safety and environment HSE at national level. नेशनल लेवल पे क्या है दोस्तों, जो भी इसकी बॉडीज़ जो सिस्टम लिया गया है, तो ये एक गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी लेबर वर्कर के कंपनसेशन के लिए ये एक्ट लिया गया है। कब? 4 मार्च 1966 को चालू किया गया है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, इसमें ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट होता है, यानी OISD से बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो अलग अलग इसके डिज़ाइन दिए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, उसमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये भी अलग है। ओके दोस्तों, अभी क्या है हम देखेंगे हेनरिच रेशियो। व्हाट इज हेनरिच रेशियो, तो अभी देखेंगे। Herbert William Henrich was an American industrial safety pioneer from the 1930s, father of safety। किसको बोला गया है? 1930 से किसको माना गया? 1930 को फादर ऑफ द सेफ्टी पॉइनियर इंडस्ट्रियल सेफ्टी विलियम हेनरिच जी थे, ठीक है। हर्बर्ट विलियम हेनरिच इन्वेस्टिगेटेड मोर देन 75,000 एक्सीडेंट इन एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनियों में उन्होंने कितना खोजा? 75,000 एक्सीडेंट उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, समझ लीजिए, तभी उनको फादर ऑफ द सेफ्टी बोला गया है। तो उनके द्वारा एक रेशियो आ रहा है, यानी मेजर जो इंजरी है 1 आ रही है, उसके बाद जो 29 माइनर इंजरी आ रही हैं, 300 नियर मिसेस आ रही हैं। अब बोल लीजिए मेजर इंजरी क्या है? मेजर इंजरी में 75 लाइकली डेथ, यानी मृत्यु हो जाना, सिंगल फैटलिटी, मल्टीपल फैटलिटीज़ हैं। माइनर इंजरी यानी फ्रैक्चर्स, कट्स, बर्न ऐसे हो जाना इसमें आता है। नियर मिस मतलब बाल बच जाना, ये यानी कि कोई सामान मटेरियल अगर लिफ्टिंग हो रहा है तो अगर उसके नीचे गिर गया लेकिन कोई किसी को हानि नहीं पहुँची, ना प्रॉपर्टी को ना आदमी को हानि नहीं पहुँची, तो हो गया नियर मिस। ओके दोस्तों, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हेनरिच कॉज ऑफ एक्सीडेंट। जो हेनरिच का जो सिस्टम था उसके द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट होते क्यों हैं। तो अनसेफ एक्ट पर्सन और अनसेफ कंडीशन, यानी कि अनसेफ एक्ट की वजह से 88%, यानी जो अनसेफ एक्ट होता है उसकी वजह से होते हैं। अनसेफ मैकेनिकल और फिजिकल कंडीशन 10% होता है, और जो 2% रह जाता है अनप्रिवेंटेबल, जो कि नेचुरली होता है। यानी कि जैसे कि मान लो अनसेफ एक्ट पर्सन हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल में, मैकेनिकल की वजह से, फिजिकल की यानी कि अनसेफ मैकेनिकल फीलिंग की वजह से 10% एक्सीडेंट उसकी वजह से होते हैं। मान लीजिए कोई गियर अगर यूज़ हो रहा है, गियर यूज़ हो रहा हो, अचानक वो टूट जाता है, तो मैकेनिकल फीलिंग की वजह से गियर काम ना करना हैं, वो हो गए यानी कि अनसेफ कंडीशन मैकेनिकल हो गए। एक्सीडेंट हुईच केसेस 2% आर अनप्रिवेंटेबल, 50% आर प्रैक्टिकेबल प्रिवेंटेबल, 96% आर द प्रिवेंटेबल टाइप। ओके दोस्तों, अभी एक बनाई डोमिनी थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कसिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ईंटों को देख रहे होंगे, अभी इससे साफ नज़र आ रहा है कि ऐसे ये पहले खड़ा था, दूसरे धक्का दिया, तीसरे ने इस चौथे को धक्का, चौथे ने पांचों को धक्का दिया, पूरा गिर गया। यानी कि ये होता है वर्क फोर्स।
अगर आपने सुबह से क्या है, एक साधारण एग्जांपल लेते हैं, किसी को अगर सुबह से फ्रस्ट्रेशन कर दिया, टेंशन दे दी, तो क्या होगा, वो दिन भर टेंशनाइट रहेगा और साइड पे चांस होने का, खतरा होने का चांसेस रहते हैं। जैसे सोशल इन्वायरमेंट एंड एंसेस्ट्री, फॉल्ट ऑफ द पर्सन केयरलेसेस। सबसे पहले सोशल इन्वायरमेंट वहाँ पर कैसा है, ठीक है। फॉल्ट ऑफ द पर्सन केयरलेसनेस, यानी जो केयरलेसनेस करेंगे उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों से हुए अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन जब होंगी तो एक्सीडेंट होगा, और जब एक्सीडेंट होगा तो दोस्तों इंजरी होगी। ओके, स्विस चीज़ थ्योरी क्या कहती है, सेफ्टी इंसिडेंट लेवल ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है, पुअर डिज़ाइन प्रोसीडर्स मैनेजमेंट डिसीजन, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों, यही सेम उसका ही थ्योरी है। ओके दोस्तों, अभी देख लीजिए, मल्टीपल फैक्टर फॉर एक्सीडेंट्स क्लास ए, यानी सब कसेस, इसके कारण क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी है तो अनसेफ एक्ट होता है, अनसेफ एक्ट से क्या, एक्सीडेंट। अनसेफ कंडीशन डी ई एफ में अनसेफ कंडीशन से एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से क्या क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, नियर मिसेस हो सकता है। ओके, डिफिनीशन ऑफ हजार्ड्स, डिफिनीशन ऑफ हजार्ड देखते हैं दोस्तों क्या होती है। ए हजार्ड इज समथिंग हैज दैट हैज़ द पोटेंशियल टू हार्म यू। खतरा, यानी खतरा एक ऐसी वस्तु है, ऐसी एक सिचुएशंस होती है जिसमें क्या होती है, एक पोटेंशियल होता है, शक्ति होती है जो आपको हार्म पहुंचा सकती है। मान लीजिए एक जगह पे सांप है, यहाँ पर क्या है, सांप है, वो आपको कट कर सकता है, यानी वो एक खतरा है। ठीक है, इट इज़ द सब्सटेंसेस ऑफ एक्टिविटी और थिंग्स व्हिच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी, इल हेल्थ और प्रॉपर्टी डैमेज और डैमेज टू द एनवायरनमेंट। हैं, एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंसेस, ऐसा एक उपकरण या ऐसा एक पदार्थ जिससे कि आपको हानि पहुंच सके, तो उस पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी पे, डैमेज को भी, इन्वायरमेंट को। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति खड़ा है, ये पानी में एक शार्क है, इसके अगर ये बाहर खड़ा है मान लो, तो ये देखा कि इसमें एक खतरा है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में हम, तो दो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्ड कसिंग हार्म, the chance of probability that person, property, environment will be harmed, damaged or experience and adverse effect if exposed to a hazard। अगर वो हजार्ड के कांटेक्ट में आता है तो आपको चोट पहुंचा सकता है। ये इतना इसमें क्या होता है, अगर उसके अगर कांटेक्ट में जाते हैं तो आपको क्या है, रिस्क है। ठीक है, क्या रिस्क है, आपको चोट लगने का रिस्क है, प्रॉपर्टी डैमेज होने का रिस्क हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, जैसे रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ द हजार्ड कसिंग हार्म। जैसे अब यहाँ पर क्या है, ये नहाने जाता है, अब नहाने जा रहा है तो मतलब रिस्क हो गया उसके लिए ना। ये अभी शार्क इसके अंदर उसने देख लिया, अब इसके लिए रिस्क बहुत बड़ा हो गया, यानी उसको ये अब डस लेगी। अभी हजार्ड देखते हैं कॉमन। ए हजार्ड इज समथिंग दैट कैन कस एडवर्स इफेक्ट, जो हमें कुछ हानि पहुंचा सकता है वो हजार्ड होता है। दिस इज ए हजार्ड, स्नैक जो है हजार्ड है। एक केला जो है छिलका डाल दिया ज़मीन पे, वो भी एक हजार्ड है। हजार्ड समथिंग दैट कैन पोटेंशली काज हार्म, ठीक है, जिसमें एक शक्ति होती है तुम्हें हानि पहुंचाने की। अभी मान लो केला पड़ा, यहाँ पर क्या है, आदमी फिसल जाएगा, इसमें है अगर वहाँ पर आप जा रहे हैं तो क्या है, वहाँ पर रिस्क है। दिस इज ए रिस्क, आप समझ लीजिए। अब यानी कि आप उसको टच कर रहे हैं तो यानी रिस्क है, काटने का रिस्क है। ठीक है, अभी ये आदमी क्या है, तैरने गया, यानी अब यहाँ पर रिस्क है। हजार्ड प्लस एक्सपोजर दोनों हो सकता है। डिफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क, रिस्क ऑफ व्हिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड रिलेटेड एक्सीडेंट और एक्सपोजर occurring and severity of the harm of damage that may result as a low as reasonable practicable। ठीक है दोस्तों, यानी इंटोरेबल रिस्क, टोरेबल रिस्क एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेबल रिस्क। अभी देखिए सेफ्टी इंसिडेंट कैसे होता है। एन अनप्लान्ड और अनडिजायरेबल इवेंट व्हिच मे लीड टू इंजरी, इन इल हेल्थ, प्रॉपर्टी डैमेज और डैमेज टू द एनवायरनमेंट। अनप्लान्ड यानी सेफ्टी इंसिडेंट क्या होता है, अनप्लान्ड होता है, अचानक होता है। यानी एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा टाइम जिसके द्वारा क्या हो सकता है, हमें चोट पहुंच जा सकती है, यानी कि लीड टू इंजरी। क्या हमें हो सकती है, इंजरी हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, डैमेज टू द एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, वो सेफ्टी इंसिडेंट होता है। अचानक कोई चीज़ हो जाए। देयर आर नो एक्सीडेंट्स, ए सेफ्टी इंसिडेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ पुअर प्लानिंग एंड फेलर ऑफ द कंट्रोल मेजर टेकन। एक सेफ्टी जो इंसिडेंट होता है वो किसकी वजह से, एक पुअर प्लानिंग की वजह से
और फेलर ऑफ द कंट्रोल मेजर, जो आपने कंट्रोल मेजर लगाए वो उसके फेल हो जाने से ये सेफ्टी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट, ऑल सेफ्टी इंसिडेंट और प्रिवेंटेबल, जो भी सेफ्टी इंसिडेंट है उनको हम रोक सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट एक्सीडेंट आर अवॉइडेबल, अगर आपने सेफ्टी से काम किया तो आपको एक्सीडेंट नहीं होना। डू नॉट, अभी क्या कह रहा है, डू नॉट एट्रीब्यूट टू बैड लक और ड्राइवन डिवाइन पनिशमेंट, नो एक्वेरेंस ऑफ ए सेफ्टी इंसिडेंट इंडिकेट्स ऑफ फेलर ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग प्रकार से इसकी डिफिनेशन दी हुई है। देखिए नियर मिस क्या होता है, अभी आप देखिए नियर मिस, एन अनप्लान्ड और अनडिजायरेबल इवेंट व्हिच डिड नॉट रिजल्ट इन इंजरी, एक अनप्लान्ड एंड अनडिजायरेबल इवेंट व्हिच डिड नॉट रिजल्ट इन इंजरी, यानी आपको एक ऐसी व्यवस्था, यानी कि हम बाल बाल बच गए, यानी कि एक अनप्लान, बिना प्लान के कोई चीज़ मान लीजिए कि जिससे कि हमें चोट लग सके, वो एक क्या होता है नियर मिस, और चोट लगते लगते हम बच जाएं। हेल्थ प्रॉफिट डैमेज टू द एनवायरनमेंट बट हैज़ द सम पोटेंशियल टू डू सो, ऐसा हो सकता था। अभी देखिए क्या जा रहा है, ठीक है, काट जा रही, मान लो अभी यहाँ पर सामान रखा था, उसके नीचे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से गिरा लेकिन मैं बच गया, मेरे बगल में गिरा सामान तो यानी मैं बच गया। देखो ये देखो, ये नियर मिस हो गया। तो हमें ये नियर मिस क्या सिखा रहा है दोस्तों, या नीचे हमें रेल के सस्पेंडेड लेवल के नीचे नहीं खड़े होना है। ओके, एग्जाम्पल नियर मिस क्या करते हैं, अभी देखिए नियर मिस, ये क्या है यहाँ पर, ये अभी सामान ले जा रहा था, सामान अभी यहाँ पर जा रहा था, ऊपर से क्या गिरा सामान, यानी ये बच गए, नीचे देखो चोट लग गई लेकिन इसको तो नहीं लगी है, ये हो गया। अभी इस पे देखो यहाँ पर क्या है, ये जा रहा था, ठीक है, ये जा रहा था, अचानक इसने नीचे देख लिया, रास्ते में जा रहा था, अचानक एक होल मिल गया, अचानक इसने नीचे देख लिया, गिरा नहीं, गिर सकता था, ठीक है। और ये अब आ रहा था टोपी लगा के कंस्ट्रक्शन साइड में, तो क्या हुआ, अचानक उसको जो है अचानक क्या हुआ, एक हथौड़ा गिर गया इसके, यानी सर पे नहीं गिरा, तो ये एक नियर मिस हो गया। ओके, तो ये होगी इंजरी। अब इंजरी क्या है, इंजरी इज फिजिकल हार्म और डैमेज टू द बॉडी, एक फिजिकल यानी शारीरिक क्या है, हानि होती है कि जिससे हमारा शरीर डैमेज हो सकता है, डैमेज रिजल्टिंग, उसके रिजल्ट क्या आता है, डैमेज हो जाना, ठीक है। मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और इन्वायरमेंटल एनर्जी दैट एक्सीड्स द बॉडी टॉलरेंस, जिससे कि हमें, अभी देखो यहाँ पर क्या है, पहले बच गया, अभी सीधा इसके ऊपर गिर गया, यानी यहाँ पर मर गया, देखो इसको चोट आ गई। इंजरी WHO द्वारा हम देखेंगे, एन इंजरी इज बॉडी लेसन एट ऑर्गेनिक लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूट एक्सपोजर टू एनर्जिक मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और रेडिएंट इन अमाउंट्स द एक्सीड टू द देयर सोल्ड ऑफ द फिजिकोलॉजी टॉलरेंस। ओके दोस्तों, अभी हजार्डस क्या क्या होते हैं, एनर्जी सोर्सेस क्या हैं, यानी हम काम तो करते हैं, यानी वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो भी जॉब है उसके द्वारा कितने प्रकार से हमें खतरे मिल सकते हैं, तो इसके सोर्सेस स्रोत क्या हो गया होते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या हो गई, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी हो गई। सेकंड नंबर हो गया मोशंस, ग्रेविटी के बाद मोशंस हो गया। ग्रेविटी मतलब जहाँ पर जो है वेट हो, मोशन मतलब जो गति हो, मैकेनिकल मतलब जो मशीनरी पार्ट चलता हो, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, प्रेशर मतलब प्रेशर दबाव, एक साउंड हो गया, एंड एक रेडिएशंस हो गया, बायोलॉजिकली हो गया, केमिकल हो गया, टेम्परेचर हो गया, इतना सारे जो है इसके होते हैं। रिस्क असेसमेंट, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट, ए रिस्क असेसमेंट इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हार्ड, ठीक है, यानी कि जो है एक रिस्क असेसमेंट इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, प्रोसेस किसको आइडेंटिफाई, किसको करना, हजार्ड को, एंड एनालाइज व्हाट कुड हैपन इफ द हजार्ड अक्योर्स, यानी कि अगर हजार्ड हुआ तो इससे क्या हो सकता है, उससे खतरा भी पहचान लेना, ठीक है। तो अभी CVITs इसमें आते हैं। CVIT मतलब 5 4 3 2 1। CVIT नंबर 1 में चलते हैं, एक्सीडेंट इंसिडेंट विद लो प्रोबेबिलिटी और विदाउट इंजरी, यानी कि एक ये CVIT 1 क्या आती है हमारी, CVIT लेवल, जिसमें कि एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है विद लो प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ भी नहीं, नथिंग के बराबर। सेकेंड में पहुंचेंगे, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट हैपनिंग और वन व्हिच कैन बी ट्रीटेड विद फर्स्ट एड, यानी कि एक ऐसी चोट जिसके द्वारा हमें फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है, एक लो प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें 3 में पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट हैपनिंग वेयर द विक्टिम विल नीड मेजर मेडिकल एड एंड कस रिटर्न टू द विदिन 48 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है, चोट लगने के दौरान अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ, होने के दौरान जो विक्टिम रहेगा यानी पेशेंट रहेगा, यानी वो मेजर उसको इंजरी होने के बाद फर्स्ट एड करने के बाद में वो वापस अगर 48 के बाद आ गया
तो CBT 3 में। ऐसे ही सेम है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट हैपनिंग वेयर द विक्टिम कैन नॉट रिटर्न द विदिन 48 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट। अगर वह 48 चोट लगने के बाद में 48 आवर के बाद आज चला गया तो मान लो 4 यानी कि ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें ये 48 के बाद नहीं आएगा, 48 आवर के बाद नहीं आएगा, यानी CBT 4 चली गई। CBT 5 बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सीडेंट इंसिडेंट लाइकली टू हैपन विद इम्पैक्ट रेगिंग फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी टू डेथ फैटलिटी तक, यानी कि ये एक्सीडेंट ऐसा हो सकता है पूरा एक तरफ से जान चले जाना, ठीक है, या एकदम से एक्सपोज कर देना, इन्वायरमेंट को डैमेज करना, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, CBT 5 में आती है। लाइकलीहुड लेवल इसमें मे एक्वायर ओनली इन एक्सेप्शनल एंड सर्कमस्टेंसेस। दूसरा क्या है, कुड अक्योर एट समटाइम्स, कभी कभी होता है, माइट अक्योर एट समटाइम्स, कभी कभी, विल प्रोबेबली अक्योर इन मस्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड इट इज एक्सपोज टू अक्योर इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस, यानी कि सर्कमस्टेंसेस। ओके, रिस्क बराबर लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी और एक्वेरेंस इनटू CBT ऑफ इम्पैक्ट। ओके दोस्तों, तो ये अलग अलग करके रिस्क असेसमेंट क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ 5x5, 17, 25 अनएक्सेप्टेबल, स्टॉप एक्टिविटी एंड मेक इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, 10 to 16 टॉलरेंट, लुक टू इम्प्रूव विद स्पेसिफाइड टाइमलाइन, 5 to 9 एडिक्वेट, लुक टू इम्प्रूव एंड नेक्स्ट रिव्यू। ये ऐसे करके दिया है दोस्तों, हैं देखते हैं, ये पूरा अलग अलग तरीके से दिया हुआ देखिए। अभी देखिए, ये अभी बहुत अच्छी हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स, यानी कि हम रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए दोस्तों, एलिमिनेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन सेकेंड 2, थर्ड हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड PP इज लास्ट। हमारा ये है रिस्क कंट्रोल करने का। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव कौन सा, एलिमिनेशन, सबसे कम PPs। ओके ना दोस्तों, अभी देखते हैं हम अगला हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स। तो नंबर 1 हम क्या देखेंगे, नंबर हम देखेंगे डू यू नीड यूज ए ब्लेड। आपको इल्यूमिनेशन मतलब कि रिमूव द हजार्ड्स। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ये यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। ब्लेड आप यूज़ करें तो आपको लग जाएगा, दूसरा कुछ यूज करिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस द हजार्ड, यानी कैन यू यूज़ ए ब्लेड सेफर ब्लेड, यानी अगर ब्लेड अच्छा नहीं तो उसकी जगह दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस द हजार्ड कर देना। इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कैन ए मशीन रिप्लेस द वर्कर, यहाँ पर क्या है, वर्कर को सीधा चेंज करना। अभी मैं साफ साफ बात बताता हूँ, मान लीजिए कि अभी स्पिलेज है, मान लीजिए, ठीक है, एक ड्रम रखा हो, उस पर क्या स्पिल अगर हो रहा तो क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल के लिए वहाँ पर एक डिप ट्रे लगा देंगे। डिप ट्रे लगा देंगे तो बाहर आपका जो है ऑयल नहीं जाएगा, लिब्रिकेंट नहीं जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज़ द वर्कर बी ट्रेंड ऑन यूजिंग द ब्लेड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये आता है, आपको पूरा ट्रेनिंग देना, आपको पूरा ट्रेनिंग देना, पोस्टर्स लगाना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को, यानी कि आप उनको पढ़ करके, आपको पूरा नॉलेज दे करके साइड पे भेजा जाए। फिर लास्ट में है PPs, यानी वर्कर यूज़ कट रेसिस्टेंट ग्लव्स। आप वर्कर जब इन्वॉल्व हो रहा है तो पूरे अप्रोप्रिएट PPs जो है यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ना, ये देखना है दोस्तों। अभी और देखिए स्टेप टू कंट्रोल द रिस्क, एंटिसिपेट द रिस्क, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड प्रायोरिटाइज द रिस्क, एलिमिनेट द रिस्क एंड मॉनिटर एंड एवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्क कंट्रोल, मेक चांसेस ऑफ द नेसेसरी। ओके दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हम बता दें आपको, चलो बता ही देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो रिस्क अवॉइडेंस होता है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क एक्सेप्टेबल, रिस्क मिटिगेशन। ओके ना, देखते हैं एग्जाम्पल। रोड ट्रैवल इज हजार्डस, वी डू नॉट विश टू ट्रैवल फॉर गेटिंग फूड, द रिस्क ऑफ इज अवॉइडेड बाई कुकिंग एट होम। हमारा जो रोड ट्रैवल है बहुत बड़ा हजार्ड है, मान लो हमें खाना लेने जाना है तो क्या है, रास्ते में हमें खतरा हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिस्क इज टू अवॉइडेड, रिस्क को अवॉइड करिए, घर पे ही खाना बनाइए, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, रिडक्शन, द सीवियरिटी ऑफ द रिस्क इज लेसन बाई टेकिंग एक्शन टू मिटिगेट और मिनिमाइज इट इम्पैक्ट, रिप्लेस वर्किंग एट हाइट विद ए सिस्टम ऑफ क्लीनिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यानी कि आपको हाइट पे जो काम कर रहा है उसको जो है रिस्क ख़त्म ही कर दो, उससे नीचे ग्राउंड में काम कराओ। ओके, ये हो गया हमारा रिडक्शन हो गया। अभी देखो, रोड ट्रैवल इज़ ए हजार्डस, वी डू नॉट विश टू ट्रैवल फॉर गेटिंग फूड, हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोड में खतरा है, करी लेने जाने के लिए हमें नहीं जाना है। वी रिड्यूस द रिस्क बाई वॉकिंग टू ए नियर बाई फूड एंड ज्वाइंट इनसाइड अवर हाउस कॉलोनी एंड बाइंग फूड,
हमें क्या करना चाहिए कि हमें अगर हम फूड लेने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, खाने को क्या करना चाहिए, लेने नहीं जाना चाहिए, हमें घर पे पका के खा लेना चाहिए। ओके, ये दिया हुआ है। देखिए अभी फिर इसमें दिया है ट्रांसफ़र। ए रिस्क इज ट्रांसफर वाई कॉन्ट्रैक्ट to external party who will assume the risk of the behalf of organization choosing the transfer of the risk so risk does the entirely eradicate the risk still exists but the responsibility of the risk shift from your organization to another risk ट्रांसफ़र करिए। अभी आपको क्या है, उसको दे दीजिए, उससे उसको दे दीजिए। रोड ट्रैवल हजार्डस, वी डू नॉट विश टू ट्रैवल टू गेटिंग फूड, ऑर्डर फूड थॉट सम डिलीवरी ट्रांसफ़र द रिस्क टू द डिलीवरी फूड। आपके क्या है, रोड में खतरा है, इसके लिए मत जाइए, आप जोमेटो से आप खाना मंगा लीजिए आराम से, आपके लिए खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिस्क असेसमेंट। ओके दोस्तों, अभी रिटेंशन करेंगे। रिटेंशन में यही होता है, रोड ट्रैवल इज़ ए हैज़ार्ड, वी डू नॉट विश टू ट्रैवल टू गेटिंग फूड, वी प्लान ऑफ सेफ ट्रैवल एंड टू गेट आवर फेवरेट एंड रेस्टोरेंट विच इज़ द क्वाइट फॉर सिंपली बिकॉज वी लव द फूड एट दैट प्लेस। देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अभी जब भी रास्ते से जाएंगे तो क्या करना है हमें, भी प्लान करना हमें कैसे हमें सेफ़ ट्रैवल करना। तो हमें बाइक से ना जा करके हम क्या करेंगे, 4 पहिया से चल जाएंगे। अगर जाना ही है तो क्या, चाहे 4 व्हीलर जाएंगे तो हमें क्या रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे इसमें कंटेंट दिए हुए हैं जिससे कि कंट्रोल करने के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट वेरिफिकेशन। इसमें वर्क एट हाइट में क्या करना है, कंट्रोल करने, हार्ड एंड सॉफ्ट वेरिफिकेशन, फॉल सेफ्टी नेट, साइनेज बोर्ड लगाना है, ट्रेनिंग फॉर ऑल वर्कर, डबल लेन यार्ड सेफ्टी हार्नेस। यानी कि वर्क एट हाइट इसमें 1 दे दिया, यानी कि सबसे ज़्यादा वो क्या है, सबसे पहले एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड इसके बाद ट्रेनिंग देना यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और बाद में फिपीज़। ओके, देखिए पूरा इस पर सिस्टम दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अभी इसमें देखिए, प्लानिंग फॉर वर्स्ट केस इन द कॉमन मैन, ओल्ड मैन 75 ईयर ओल्ड है, देखो है, पुअर आई साइट, उसको दिखता भी नहीं है, राइडिंग 2 मीटर्स विद बैड ब्रेक्स 80 किलोमीटर पर आवर। एक बूढ़ा आदमी जा रहा है क्या 80 किलोमीटर रफ्तार से जा रहा है, ड्राइविंग एट 2 AM इन द मॉर्निंग, टोटली ड्रंक आफ्टर 8 ड्रिंक्स ऑफ एल्कोहल। पहले बात तो 75 साल का 80 किलोमीटर रफ्तार में जा रहा है, दिखता भी नहीं है, और ड्राइविंग क्या कर रहा है, ड्राइविंग 2 AM सुबह क्या कर रहा है, एट 2 AM इन द मॉर्निंग, टोटली ड्रंक, टोटल ड्रिंक करके जा रहा है। और द सेफ्टी अरेंजमेंट एडुकेट फॉर दिस मैन, ये क्या है, पूरा अनसेफ होके जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया। इसमें क्या करना, ITS में इंफॉर्मेशन करना, इंस्ट्रक्शन करना, ट्रेनिंग देना, सुपरविज़न करना, ये पूरा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर, देख लीजिए, बहुत सारे नेशनल हैं, इंटरनेशनल है। ठीक है, सर्टिफिकेशन हमारा दिया हुआ है। तो ये दोस्तों देखिए हमारे सर्टिफिकेशन कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि रुकिए बता रहे हैं हम, हाँ ओके। अभी देखिए एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हमारे जो सर्टिफिकेशन है सेफ्टी के, एडवांस ADIS यानी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फिर होता है PDIS PGDIS यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये कहाँ से हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो कि हमारा नेशनल से होता है। ठीक है।